नमस्कार, मैं शिवम मौर्य। बात समझनी होगी तो पूरी सुननी होगी। आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, रुपया में और गिरावट की संभावना क्यों? क्यों डॉलर के मुकाबले रुपया दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है? ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ हम बात करेंगे, ठीक है? फिलहाल बात करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले हमें किन-किन बिंदुओं पे बात करना उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा होगा रुपये में और गिरावट की संभावना क्यों है, ठीक है? मूल्यह्रास और इसके प्रभाव को समझना, ठीक है? इसमें इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे, ठीक है? दूसरा रुपये के अवमूल्यन का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, ठीक है? इस पे और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि रुपये की गिरावट के पीछे का कारक क्या है। उसके बाद भारत के रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव, ठीक है, कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है? वैश्विक तुलना मतलब अन्य अर्थव्यवस्था मुद्रा अवमूल्यन का प्रबंधन कैसे करते हैं, जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो अपना जो होगा कैसे इस चीज़ का मतलब अवमूल्यन का कैसे रख रखाव करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे भारत के नीतिगत सिफारिशें कौन कौन सी हैं और फिर कंक्लूजन, ठीक है? इतने टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल मामला क्या है ये देखना है, ठीक है? मामला देखना है कि मामले शुरू करने से पहले, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि एक डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपये की ज़रूरत है, ठीक है? उच्च अमेरिकी ब्याज दरें, वैश्विक आर्थिक मंदी और भारत के कम विदेशी निवेश सहित कई कारक इस मूल्यह्रास का कारण बन रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर 2023 में ₹1 मतलब ₹80 बराबर $1 था, तो जब 2024 में वो $1 बराबर ₹85 हो गए। मतलब जहाँ 2023 में ₹80 का $1 था, वहीं 2024 में ₹85 का हो गया। मतलब 1 साल के अंदर जो है ₹5 का गिरावट आ गया डॉलर में, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न देखेंगे हम, आगे बात करेंगे इस पे, ठीक है? सबसे पहले हम इंट्रो पे आ जाते हैं। इंट्रो क्या है, ठीक है? तो अभी हमने बात किया कि लगभग नवंबर 2024 का जो डाटा था, ₹84.9 प्रति डॉलर था, ठीक है? जो फरवरी 2025 में ₹86.58 डॉलर हो गया, ठीक है? लगभग 3% रुपया जो होगा, ठीक है, अपना जो वैल्यू था वो खो दिया, ठीक है? ये प्रभाव हुआ और इसके पीछे का रीज़न सारे रीजनों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि रुपया के अवमूल्यन का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, ठीक है? ऐतिहासिक संदर्भ मतलब सीधी बात कि 1903 में भारत द्वारा बाजार आधारित विनिमय दर अपनाने के बाद रुपया लगातार गिर रहा है। क्यों? वो तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले 1993 में $1 कितने रुपए के बराबर था ये जानेंगे और उसके बाद कैसे कैसे गिरते आ रहे हैं उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है? तो 1993 में $1 बराबर ₹26 था। 2014 में $1 बराबर ₹60, 2024 में $1 बराबर ₹85 और 2030 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 के आने से पहले $1 बराबर ₹100 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है? अच्छा, 1993 के जो $1 बराबर ₹26 था, उसके पीछे का रीज़न जो था वो विनिमय दर उदारीकरण था। विनिमय दर क्या होता है हम उस पर बात करेंगे आगे, ठीक है? और 2014 में जो $1 बराबर ₹60 था, उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि 2009-10 के आसपास जो होगा वित्तीय मतलब वैश्विक वित्तीय संकट आई थी, जिसकी वजह से मूल्यह्रास हुआ था। 2025 में जो $1 बराबर ₹85 है, उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो लगातार व्यापक व्यापार घाटा और पूंजी बहिर्वाह का मतलब ये हुआ कि भारत का जो पैसा है, जो विदेश के लोगों ने भारत में निवेश किया, वो पैसा निकाल करके अमेरिका या किसी और कंट्री में निवेश कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न, ठीक है? बाकी अनुमान जो लगाया गया है कि जो 2030 के पहले ₹100 क्रॉस कर जाएगा $1 की जो कीमत होगी, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न सीधे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन, ठीक है, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटे, वैश्विक पूंजी आंदोलन, ये सब के प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा रुक के, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे क्योंकि जब हम जो पैसे हमारा भारत का जो रुपया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, ठीक है, तो उसके पीछे का जो रीज़न, ठीक है, सरकार को क्या उसमें उपाय करना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेना चाहिए। जैसे पहला शब्द है मुद्रा मूल्यह्रास बनाम मूल्य वृद्धि, मतलब करेंसी
जैसे मुद्रा मूल्य ह्रास, ये पहले हम देखते हैं कि मुद्रा मूल्य ह्रास क्या है। ठीक है, जब एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है तो उसे मुद्रा मूल्य ह्रास कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आज 1 रुपये में 2 चॉकलेट मिल रहे हैं। ठीक है, बट 2 महीने या 3 महीने बाद 1 रुपये में केवल 1 ही चॉकलेट मिले, तो वो जो मुद्रा होगा अपना जो मूल्य जो है खो चुका है। जहाँ 1 रुपये बराबर 2 चॉकलेट था, अभी 1 रुपये बराबर 1 चॉकलेट, कहीं ना कहीं मुद्रा अपने जो मूल्य था वो खो दिया है। तो इसे इसे को ही हम मुद्रा मूल्य ह्रास बोलते हैं। ठीक है, मूल्य वृद्धि किसे बोलते हैं? मूल्य वृद्धि का मतलब हुआ कि मुद्रा अपने मूल्य को बढ़ा दे। ठीक है, जैसे 1 रुपये में अगर 1 चॉकलेट मिल रहा था, आज के 2 महीने बाद उसी 1 रुपये में 3 चॉकलेट मिलने लग जाए, तो कहीं ना कहीं मुद्रा जो है अपना मूल्य को बढ़ा लिया। तो मुद्रा मूल्य ह्रास बनाम मुद्रा मूल्य वृद्धि, ये समझ गए, ये इस पे हमने बात कर लिया। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, दूसरा जो हमारा है वो विनिमय दर और इसके प्रकार। ठीक है, विनिमय दर क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। विनिमय दर का मतलब हुआ कि एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा से कितना है। ठीक है, मतलब जैसे डॉलर के मुकाबले में भारत का रुपया कितना है, ये विनिमय दर हुआ। ठीक है, विनिमय दर 2 टाइप के होते हैं, एक निश्चित विनिमय दर होता है, दूसरा अस्थिर विनिमय दर होता है। ठीक है, निश्चित विनिमय दर का मतलब सीधे सीधे होगा कि सरकार जो होगा दर तय करेगी। ठीक है, कि कितना जैसे डॉलर के मुकाबले कितना रुपया होना चाहिए, ये सरकार काम करेगा। ठीक है, बट ये 1947 मतलब भारत में होता था। ठीक है, लेकिन जब आज़ादी के पहले जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज करते थे तो उस समय रुपया को ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले तय किया जाता था। ठीक है, अभी अस्थिर विनिमय दर चलता है, जिसका ये मतलब हुआ कि बाजार, ठीक है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये होगा। जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई रहेगा उस हिसाब से ये बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो होगा कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, भारत 1991 के साथ इसका अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अस्थिर विनिमय दर का। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा जो सेगमेंट था, ये है मुद्रा की मांग और आपूर्ति। ठीक है, मतलब मुद्रा की मांग और आपूर्ति क्या है? यदि अधिक लोग, ठीक है, मांग में यदि अधिक लोग डॉलर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो रुपया कमजोर होगा। मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत में, ठीक है, भारत के लोग हैं, ठीक है, और सरकार के पास डॉलर हैं। ठीक है, अब वो पैसे रुपये दे करके उनसे डॉलर वो खरीद रहे हैं, मतलब डॉलर भारत से निकल करके विदेशों में जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास डॉलर कम होगा, और डॉलर जब कम होगा तो रुपया कमजोर होगा। ठीक है, यदि भारत में अधिक डॉलर आते हैं, मतलब अगर मान लो जो विदेशों में काम करने वाले हमारे भाई लोग हैं, ठीक है, वो लोग अगर रेमिटेंस इंडिया में भेजते हैं तो रेमिटेंस अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं अगर डॉलर के रूप में रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉलर हमारे भारत में आ रहा है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि रुपया मजबूत होगा। तो मुद्रा की मांग और आपूर्ति इस हिसाब से होता है। अगर मुद्रा में अगर रुपये की डॉलर की मांग बढ़ा दी गई, ठीक है, मतलब भारत से डॉलर की मांग अगर बढ़ा दी जाती है तो रुपया कमजोर होता है, और डॉलर की मांग अगर कम करते हुए और डॉलर की मांग भारत में, और मतलब भारत में डॉलर को बढ़ा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो रुपया मजबूत को दिखाता है। जैसे यदि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो अर्थव्यवस्था में अधिक डॉलर प्रवेश करेंगे, रुपया मजबूत होगा। लेकिन अगर मतलब जैसे यदि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो अर्थव्यवस्था में अधिक डॉलर प्रवेश करेंगे, ठीक है, और रुपया मजबूत होगा। लेकिन अगर विदेशी कंपनियां, ठीक है, यहाँ से अपने जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा उसको निकाल के लेके जाती हैं तो भारत का रुपया कहीं ना कहीं कमजोर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्याज दरें और उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, जैसे अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें निवेशकों को आकर्षित करती हैं। ठीक है, विदेशी निवेशक भारत में पैसा निकाल विदेशी जो निवेशक होंगे भारत से पैसा निकाल करके वो अमेरिका में निवेश करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, भारत का रुपया कमजोर होगा। अगर अमेरिका में कम ब्याज दर होगा तो निवेशक भारत में निवेश करेंगे और रुपया मजबूत होगा। कैसे, उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट की दरें बढ़ा दें, ठीक है, तो ज़्यादा लोग जो होगा लोग खर्च करने की बजाय बैंकों में पैसा जमा करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता है तो वैश्विक निवेशक वहाँ पैसा लगाते हैं और भारत का रुपया कमजोर होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे समझ जाइए कि मतलब जैसे भारतीय बैंक अगर हमारा डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो अगर बढ़ा देता है तो हम क्यों फालतू खर्चा कर सकेंगे, फिक्स डिपॉजिट करके इंटरेस्ट ना कमाए। तो सेम अमेरिका में अगर उन्होंने ब्याज दरों को बढ़ाया तो जो विदेशी निवेशक होंगे वो भारत से निकाल के पैसा अमेरिका में डाल देंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। तो भारत का डॉलर कम होगा तो रुपया कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है। और फिर उसके बाद अगला जो हमारा है पॉइंट, मुद्रास्फीति और इसकी भूमिका। मुद्रास्फीति का मतलब सीधे सीधे इन्फ्लेशन समझ लीजिए। इन्फ्लेशन का मतलब एक सीधी भाषा में महंगाई। ठीक है,
अगर भारत में उच्च मुद्रास्फीति होगा, मतलब भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, तो सामान महंगा हो जाएगा। ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति का मतलब होगा कि सामान महंगा हो जाना। महंगा अगर सामान हो जाएगा तो विदेशी कम खरीदेंगे, क्यों हमारा सामान खरीदेंगे। ठीक है, रुपये की मांग कम होगी, और रुपये की मांग कम होगी तो रुपये का अवमूल्यन होगा। ठीक है, अवमूल्यन का मतलब रुपया सस्ता हो जाना। ठीक है, हम डॉलर की तुलना में, और कम मुद्रास्फीति होगा तो अधिक अधिक विदेशी लोग हमारा सामान खरीदेंगे, तो हम जो होगा निर्यात ज़्यादा कर पाएंगे, और निर्यात ज़्यादा कर पाएंगे तो डॉलर हमारे पास ज़्यादा आएगा, और डॉलर जब हमारे पास ज़्यादा आएगा तो हमारा कहीं ना कहीं रुपया जो होगा वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत होता जाएगा। यदि भारत, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यदि भारत में प्याज की कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो हम विदेशी, मतलब तो क्या विदेशी लोग ये खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। जब नहीं खरीदेंगे तो हमारा निर्यात प्रभावित होगा, और निर्यात जब प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं डॉलर की कमी होगी भारत में, और डॉलर की कमी होगी तो रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर होता जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा है अगला, विदेशी संस्थागत निवेश, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी FII और FDI क्या होता है। ठीक है, ये दोनों शब्द भी काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले FII क्या है? FII का मतलब एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, मतलब विदेशी लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, अगर वो पैसा निकालते हैं तो रुपया कमजोर होता है। मतलब FII का मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, जैसे भारत के जो शेयर बाजार है उसमें विदेशी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो डॉलर आया। ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने निकाला डॉलर चला गया, जैसे निकाला उन्होंने तैसे रुपया हमारा कमजोर होगा, तो ये हो जाएगा FII। और FDI क्या होता है? विदेशी कंपनियां भारत में कारखाने खोलती हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म, मतलब दीर्घकालिक निवेश होता है, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है ये। ठीक है, और अधिक FDI अगर आ रहा है तो रुपया मजबूत होगा, अगर अब FDI नहीं आ रहा तो रुपया कमजोर होगा। ये सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, जैसे यदि FII का मतलब हुआ, यदि अमेरिकी जो निवेशक हैं वो भारत में स्टॉक खरीदते हैं तो अचानक उन्हें बेच देते हैं तो रुपया कमजोर हो जाता है। मतलब उन्होंने खरीदा फिर उसके बाद तुरंत बेच दिया तो रुपया कमजोर होगा। और FDI में यदि टेस्ला भारत में कारखाने खोलती है, जैसे अभी टेस्ला के ऊपर बात चल रही है, ठीक है, अगर वो भारत में कारखाने अगर खोलती है तो डॉलर बहुत ज़्यादा आएगा, डॉलर ज़्यादा आएगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा। ठीक है, ये तो पूरा था, मतलब जो छोटे छोटे टर्म थे वो हमने उस पर बात कर लिया। अब हमारा जो है रुपये की गिरावट के पीछे का कारण क्या है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण जो होगा अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और ब्याज दरें बढ़ना। ठीक है, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रही है, ठीक है, प्लस अमेरिका अपनी ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। ठीक है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक अमेरिकी फेडरल रिजर्व है, जैसे भारत की RBI होती है वैसे अमेरिका का एक फेडरल रिजर्व बैंक है। ठीक है, लगातार मुद्रास्फीति के कारण उच्च ब्याज दर बरकरार रखी है। चूंकि जैसे भारत में इन्फ्लेशन का मतलब हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पहले उस पर इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि महंगाई बढ़ गया। ठीक है, महंगाई बढ़ने का हुआ कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा आ गया तो बैंक जो होगा महंगाई को कम करने के लिए मार्केट से पैसा अपने पास बुलाएगी। अपने पास तभी वो बुला पाएगी जब वो जैसे कोई चीज़ इशू करे, मतलब मैं कोई चीज़ का मतलब ये हुआ कि क्या बोलेंगे उसको, बॉन्ड, सॉरी, ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह। ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये सब इशू करेगा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जब इशू करेगा तो उस पर इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ट्रेजरी बॉन्ड का क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट, जैसे RBI जो होता है वो पैसे को मार्केट से उठाने के लिए, ठीक है, या RBI को खुद को पैसे की जरूरत होती है, सरकार को पैसे की जरूरत होती है, तब ये लोग जो होगा एक बॉन्ड रिलीज करते हैं मार्केट में कि आप जो होगा जैसे 100, 200, 300 ऐसे जितने जितने रुपए का बॉन्ड होगा आप इतने को खरीदो, आप इतने % साल भर के बाद जब आप ये बॉन्ड हमें ला के वापस दोगे तो हम इतना % आप पे ब्याज देंगे। अब अमेरिका में चूंकि महंगाई ज़्यादा है तो वहाँ का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो क्या कर रहा है कि वो ट्रेजरी बॉन्ड लॉन्च किया और उसने ट्रेजरी बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट था वो ज़्यादा कर दिया। ठीक है, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो भारत के निवेशक थे, जो भारत में काम करने वाले लोग तो यहाँ से पैसा निकाल के अपने और उसके बाद अमेरिका में उन्होंने निवेश कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो भारत के मुकाबले में तो भारत में क्यों लगाएंगे। ठीक है, जब डॉलर भारत से निकल के फिर अमेरिका में जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत का रुपया कमजोर होगा, इसका ये प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एक डॉलर इंडेक्स रिलीज करती है अमेरिका। ठीक है, और उस डॉलर इंडेक्स में ये बताया गया कि अमेरिका का जो डॉलर है 2024 में लगभग 7.1% मजबूत हुआ है, जिसके वजह से रुपया भी कमजोर हुआ है। मतलब उनकी मुद्रा भी ऑलरेडी मजबूत हुई है। ठीक है, तब हमारा रुपया कमजोर हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, चूंकि यहाँ का डॉलर निकाल करके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रीजन ये है कि वहाँ की जो बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखी है, जिससे वो मुद्रास्फीति पर वो इन्फ्लेशन पर वो काबू कर सके। तो यहाँ के जो निवेशक है वो निकाल के पैसा वहाँ पे लेके जा रहे हैं, ये भी एक प्रभाव है। दूसरा जो इफेक्ट हम देखेंगे, विदेशी संस्थागत निवेशकों
का बहिर्वाह, ठीक है। विदेशी संस्थागत जो निवेशक अभी हमने बोला FII मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक अभी अमेरिका में सरकार बदली है, ठीक है। जो बिडेन साहब गए और ट्रम्प साहब आए, ठीक है। ट्रम्प ने अपना व्यापार और टैरिफ नीति को बदल दिया, ठीक है। उसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। उसका प्रभाव ये हुआ कि जो वैश्विक निवेश को अमेरिका की ओर पुनर्निर्देशित कर दिया। मतलब जब उन्होंने अपना व्यापार और टैरिफ नीति बदला तो जो विदेशक थे फॉरेन वाले, ठीक है, वो सब अमेरिका में वापस चले गए, ठीक है। चाइना भी चाइना ने क्या किया कि घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा उठाए गए एक प्रोत्साहन उपाय उन्होंने लेके आया, ठीक है। और प्रोत्साहन उपाय जो होगा इन्वेस्टरों के लिए लेके आया, जो निवेशक हैं। तो जिस कंट्री में निवेशक अपने आप को सहजता पाएगा, सुविधाएं ज़्यादा पाएगा, वो उसी कंट्री में निवेश करेगा। उसका भी निगेटिव प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा। एक तो अमेरिका का जो पॉलिसी चेंज हुआ उसकी वजह से अमेरिका में लोग गए, उसके बाद चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज किया और चाइना में चले गए, ठीक है। तो भारत का रुपया कमजोर हो गया, ठीक है। और सितंबर 2001 डाटा आया था, सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में FII ने मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक ने भारतीय बाजार में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसे निकाले भारतीय बाजार से, ठीक है, जिससे रुपया कमजोर हुआ है। अगला क्या आता है कि भारत का मुद्रास्फीति और बढ़ता चालू खाता घाटा, ठीक है। मतलब मुद्रास्फीति क्या है और ये बढ़ता चालू घाटा। मुद्रास्फीति पे हमने बात किया, ठीक है, कि जो महंगाई है, कंपेयर करते हैं भारत और अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रीज़न है कि मुद्रास्फीति का। चूंकि देखो भारत में मुद्रास्फीति दर 6% है, मतलब महंगाई 6% है, और अमेरिका में यही मुद्रास्फीति दर 3% है। अब मुझे एक बात बताइए, जो सामान भारत में आप खरीदोगे वो 6 रुपये ज़्यादा महंगा मिलेगा, अमेरिका में वही सामान 3 रुपये ज़्यादा महंगा मिलेगा, तो निवेशक किधर जाएगा? निवेशक तो अमेरिका में ही जाएगा ना, पहला ये प्रभाव। दूसरा, चालू खाता घाटा, ठीक है। भारत का जो चालू खाता घाटा है उस सकल मतलब पूरे GDP का, सकल घरेलू उत्पाद का 3% से ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हमारा, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, चालू खाता का मतलब ये हुआ कि जैसे हम जितना सामान बाहर से मंगा रहे हैं उससे बहुत कम सामान हम बाहर भेज रहे हैं। मतलब सीधे सीधे हमारा जो आयात है बहुत ज़्यादा है निर्यात की तुलना में, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब चूँकि भारत में महंगाई ज़्यादा है, ठीक है, महंगाई ज़्यादा होगा तो सामान की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सामान की अगर वैल्यू ज़्यादा है और हम इस पैसे को इसी पैसे से हम सामान को बाहर बेच रहे हैं, तो भारत में हमारे मार्केट के जो हमारे सामान होंगे वो महंगे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो निर्यात होगा वो भी प्रभावित होगा, ठीक है। आयात तो ऑलरेडी हमारा ज़्यादा है ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बढ़ता चालू घाटा है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं रुपया जो होगा कमज़ोर होता जा रहा है डॉलर के कंपेयर में, ठीक है। तेल और वस्तुओं की ऊंची कीमतों ने भारत में आयात बिल का रोध बढ़ा दिया है, ठीक है। मतलब चूंकि तेल और वस्तु की कीमत बढ़ा दी है, जिससे आयात बिल है, जो मतलब भारत सामानों को मंगाने के लिए जो पैसा दे रहा है उसमें और ज़्यादा उनको पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो भी एक प्रभाव है। चौथा जो कारण है वो RBI का सीमित विदेशी मुद्रा भंडार और हस्तक्षेप नीति, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब विदेशियों के जो मुद्रा है RBI के पास उसका कलेक्शन कितना है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि अक्टूबर 2024 में $700 बिलियन था भारत RBI के पास, लेकिन फरवरी 2025 में वो 638 बिलियन डॉलर बचा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो होगा, ये क्यों कम हुआ? रीज़न ये हुआ कि चूंकि रुपया कमज़ोर होता रहा था, डॉलर के मामले में रुपया बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से RBI ने अपने रुपये को संभालने के लिए जो डॉलर था उसको बेच रही थी, ठीक है। लेकिन ये भी एक सीमित मात्रा में बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रुपये को डॉलर के मुकाबले में, ठीक है, कम करने के बचाने के लिए एक RBI के पास एक हथियार होता है, लेकिन ये भी सीमित मात्रा में होता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बेच भी चुका है। तो ये था पूरा रीज़न। तो पहला हमने बात किया अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और ब्याज दरें बढ़ना। दूसरा, विदेशी संस्था निवेशक यानी FII का बहिर्वाह। तीसरा, भारत का मुद्रास्फीति और बढ़ता चालू जो खाता घाटा है। और चौथा जो था RBI का सीमित विदेशी मुद्रा भंडार और हस्तक्षेप नीति, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत पर रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव क्या देखेंगे, फिर नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अवमूल्यन होगा, मतलब मुद्रा अगर कमजोर होगी तो निर्यात बढ़ेगा,
ठीक है। निर्यात बढ़ने का मतलब ये होगा कि सामानें जो हैं विदेशों में सस्ता मिलेंगे, ठीक है। तो लोग भारत के सामान को ज़्यादा मांग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे सामानों का डिमांड जब मार्केट में ज़्यादा होगा तो हम लोग ज़्यादा करेंगे। दूसरा दूसरा जो फ़ायदा होगा कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं, ठीक है, एनआरआई लोग, वो लोग भारत में पैसा ज़्यादा भेजेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो रेमिटेंस हमारे भारत में ज़्यादा आएगा। ये तो सकारात्मक प्रभाव हुआ। नकारात्मक प्रभाव में क्या हो जाएगा? उच्च आयात लागत, चूंकि हमारा जब पैसा कमजोर होगा और हम विदेशों से जो सामान मंगवाते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि महंगाई भी हमारी बढ़ेगी, और दूसरा क्या हो जाएगा? बढ़ता ऋण बोझ, ठीक है। सरकार और कारपोरेट अगर विदेशों से उधार लेगा तो कहीं ना कहीं वो ऋण भी बचेगा और हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। शेयर बाजार में अस्थिरता, ठीक है, या शेयर बाजार में अस्थिरता का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर हमारा डॉलर कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, सॉरी, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो जो फॉरेन निवेशक जो म्यूचुअल फंड वगैरह या जो शेयर में निवेश करेंगे, वो लोग तुरंत खरीदेंगे, तुरंत बेचेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जितना उन्होंने खरीदा सब बेच के उसके बाद जाके दूसरे कंट्री में खरीदने लग जाएंगे, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में भी अस्थिरता आएगी और भारत के ऊपर ऋण बोझ भी बढ़ेगा और आयात, जो उच्च आयात लागत और मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। तो ये प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव और पॉजिटिव हमने देख लिया। अब आ जाओ वैश्विक अर्थव्यवस्था से हम कंपेयर करते हैं कि कैसे अदर जो फॉरेन है, मतलब अदर जो कंट्री हैं वो कैसे संभालती हैं। जैसे चाइना की हम बात करते हैं अगर, ठीक है, चाइना क्या कर रहा है, ठीक है। चाइना एक प्रतिबंधित विनिमय दर लेके आती है, ठीक है। चाइना की जो मुद्रा युआन है, ठीक है, और वो उस पर कैसे काम करता है? चाइना की जो बैंक है, पीपल बैंक्स ऑफ चाइना है, ठीक है, मुद्रा के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए वो रणनीतिक हस्तक्षेप नियम लगाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जापान, तो जापान जो होता है वो उसकी जो मुद्रा येन है, ठीक है, और वो निर्यात को समर्थन देने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा को कमजोर कर देता है, ठीक है। वो क्या करता है ना, अपनी मुद्रा को, अपने पैसे के मूल्य को घटा देता है, और जब घटाएगा तो निर्यात ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन 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 भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत को निर्यात से ज़्यादा आयात करना पड़ता है, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्यों? उनको बाहर से जो होगा तेल वगैरह मंगवाना पड़ता है, तो इसलिए भारत तो नहीं कर सकता, ठीक है। इस नियम को भारत नहीं अप्लाई कर सकता। ब्राज़ील का जो मुद्रास्फीति लच्छीकरण मॉडल है, ब्राज़ील अपनी मुद्रा को स्थिर करने के लिए मौद्रिक शक्ति यानी उच्च ब्याज दर का उपयोग करता है। जैसे अमेरिका, ठीक है, उच्च ब्याज दर बढ़ाएगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। विकास और मौद्रिक स्थिति नियंत्रण के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिससे ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि सीमित हो जाती है, ठीक है। चूंकि देखो, अगर हमें विकास करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ी महंगाई भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी महंगाई, अब महंगाई को कंट्रोल करना, हमें विकास को भी देखना है, ठीक है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो आरबीआई की जो बैंक है वो, सॉरी, ब्राज़ील की जो बैंक है वो संघर्ष करती हुई नजर आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के लिए क्या, भारत को मतलब आगे क्या करना चाहिए, भारत के लिए नीतिगत सिफारिशें क्या हैं। तो सबसे पहले भारत को क्या, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना चाहिए, ठीक है, और मुद्रा होल्डिंग्स में विविधता लानी चाहिए, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार को कैसे मजबूत करेगा भारत, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देकर, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देगा, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके, ठीक है। और दूसरी बात, भारत को एक और चीज़ करना चाहिए कि अमेरिकी डॉलर पे ही निर्भरता ना रखे हो भारत जो होगा यूरो, युआन, दिरहम, जितने भी अदर कंट्रीज हैं, हो सके तो उनसे भी व्यापार को अपने बढ़ाया है, ठीक है, कोशिश करें। अगला क्या हो जाएगा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, ठीक है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अर्धचालक हो गया और हरित प्रौद्योगिकी में इन्वेस्टमेंट करके और इसमें निर्यात को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉलर हमारे पास ज़्यादा आएगा। इसको भारत कैसे मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से भी बढ़ा सकता है। अगला, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे का प्रबंधन, ठीक है। जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी रोक लगानी चाहिए और राजकोषीय जो घाटा बढ़ रहा है उसको भी रोक लगानी चाहिए, ठीक है। अगला, जैसे राजकोषीय घाटा बढ़ने का ये मतलब हुआ कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। तो भारत को जो होगा कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम करके, क्योंकि तेल की मात्रा भारत में ज़्यादा आती है, तो उसकी मात्रा को कम करके घरेलू तेल उत्पादन में ज़्यादा, मतलब घरेलू मतलब इंटरनल तरीके से हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा तेल में, ठीक है। ये वाली बात हो जाती है। अगला, विदेशी निवेशक आकर्षण करना, जो विदेशी निवेशक है उसको आकर्षित करना और एफआईआई व्यवहार को स्थिर करना, ठीक है। तो कैसे, विदेशी निवेशक को जैसे बुनियादी ढांचा, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एफडीआई लेके आना, ठीक है। और दीर्घकालिक निवेशकों को, जो यहाँ पे निवेशक करेंगे, जो एफडीआई में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए कर प्रोत्साहन और नीतिगत स्थिरता लेके आना, ठीक है। मतलब हमें अच्छी सी पॉलिसी बना के देना, प्लस उनको टैक्स में थोड़ा छूट वगैरह दे देना, ठीक है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते क्या करना है, ठीक है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात हो गया, जापान हो गया और रसिया से, ठीक है। अब हमें द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता करना पड़ेगा, जिससे हमें डॉलर पर निर्भरता कम हो और अदर मूल्यों पर निर्भरता ज़्यादा हो, ठीक है। अब
ये तो हुआ पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या होगा कि रुपये के अवमूल्यन के कारण अब चूंकि जब रुपया हमारा रुपये की जो वैल्यू डॉलर के मुकाबले में घट रही है, उसके पीछे अमेरिकी जो होगा डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका उच्च ब्याज दरें रखा है, ठीक है, पूंजी बहिर्वाह हो रहा है, ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति संबंधित दबाव है, ठीक है। हालांकि अल्पकालिक स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन भारत निम्न उपायों के माध्यम से दीर्घकालिक जोखिम को कम कर सकता है। उपाय क्या होगा? पहला, हमें क्या करना पड़ेगा? विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना पड़ेगा, निर्यात में विविधीकरण लाना पड़ेगा, मतलब अमेरिका से ही ना करके बहुत सारे देशों से निर्यात करना पड़ेगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण, ठीक है, आरबीआई को पॉलिसी ला करके जो भारत में मुद्रास्फीति 6% है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और निवेश अनुकूल नीतियाँ, ठीक है, जो भारत में नीतियाँ अस्थिर हैं, ठीक है, जो उसको स्थिर करना होगा, प्लस जो विदेशी निवेशक है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, जिससे भारत में विदेशी लोग निवेशक ज़्यादा करें, डॉलर ज़्यादा आए और भारतीय रुपया मजबूत हो। बस इसी के साथ हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी या तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।